नमस्कार दोस्तों, जीके बैंक के डेटा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा इंडियन पॉलिटी का 15वां लेक्चर है। इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी भी कहा जाता है। बात की जाए इनकी तो ये 36 से 51 अनुच्छेद तक हैं। इनके बारे में जानेंगे, इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे और जो आपके एग्जाम में प्रश्न बनते होंगे इस टॉपिक से। हर एग्जाम में 1-2 प्रश्न आ ही जाता है, सीधी सी बात ये है। अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। बात करें तो संविधान के किस भाग में, पहला प्रश्न बनता है, संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व उल्लेखित हैं? तो ये भाग 4 में है। ठीक है, भाग 3 मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, तो उसमें आपके मौलिक अधिकार थे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपके भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है। बात की जाए ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपके जो पिछला भाग था तीसरा, उसमें मौलिक अधिकार थे, वो आपके अमेरिकी संविधान से लिए गए थे। तो इस संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है आपके। अगर नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्यों की अगर हम बात करें कि इनके उद्देश्य क्या रहते हैं, तो इनके मुख्य उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, ये इसके मुख्य उद्देश्य रहते हैं। मान लीजिए एक तरीके से आपको सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय प्रदान करना और नीति निर्देशक तत्वों के आपके उद्देश्य रहते हैं। ठीक है, सामाजिक न्याय से क्या है, मान लीजिए कोई जैसे उच्च वर्ग का है, निम्न वर्ग का है, उस तरीके से किसी के साथ भेदभाव ना हो। ठीक है, सामाजिक रूप से उसके साथ भेदभाव ना हो, सामाजिक रूप से उसको न्याय मिले। आर्थिक रूप से न्याय क्या है, कोई मतलब आर्थिक रूप से न्याय से मतलब है किसी विशेष तबके के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ना हो। ठीक है, कोई जैसे मान लीजिए कोई विशेष वर्ग है, उसके पास पैसा बढ़ता जा रहा है और एक वर्ग है जिसके पास पैसा घटता जा रहा है। ठीक है, इस तरीके का भेदभाव ना हो। ठीक है, आर्थिक न्याय हो सभी के साथ। और तीसरा आ जाता है राजनीतिक न्याय। देश में कोई भी एक प्रकार की राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक दल, कोई भी मतलब वो अपना वर्चस्व स्थापित ना करे, मतलब सबको सभी राजनीतिक रूप से न्याय मिले, ये आपके इसका उद्देश्य रहता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। इसके बाद बात करते हैं हम अनुच्छेदों की। तो अनुच्छेद 36 में आपका राज्य की परिभाषा का उल्लेख है। ठीक है, राज्य की परिभाषा का उल्लेख है। इसमें आपका क्या कहा गया है, तो इसमें राज्य से संबंध समझिए। राज्य कोई देश नहीं, राज्य कोई राज्य नहीं है। इसके अलावा राज्य किसी देश को, यानी कि एक ऐसी संस्था जो नियम बना सके, सीधी सी बात ये है, कोई भी संस्था हो सकती है, वो राज्य के अंतर्गत आती है। ठीक है, अनुच्छेद 37 में आपका कहा गया है न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। जो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनको लेके आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। जैसे आप मौलिक अधिकारों का किसी व्यक्ति के अगर हनन होता है तो वो न्यायालय में जा सकता है कि साहब ऐसे ऐसे मेरे साथ ये हुआ है। तो जो न्यायालय है, जो मौलिक अधिकारों का जिसको संरक्षक कहा जाता है, वो उसके मौलिक अधिकार का हनन होने से बचाएगा। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ऐसा नहीं है। ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि इसको लेके न्यायालय में आप नहीं जा सकते हैं। मान लीजिए मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे आपका इसमें एक अनुच्छेद आता है समान कार्य के लिए समान वेतन। क्या सभी लोगों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। ठीक है, लेकिन वो उसको लेकर न्यायालय में नहीं जा सकते। जाते भी हैं तो सीधे सीधे संविधान में जो उसका वकील होगा सामने वाली पार्टी का, वो सीधे सीधे बता देगा साहब संविधान में ये उल्लेखित है, और न्यायालय में फिर वो बात वहाँ दब जाएगी। सीधी सी बात ये है। तो न्यायालय में परिवर्तन ही नहीं है, अनुच्छेद 37 में आ जाता है। अनुच्छेद 38 की बात करें तो इसमें राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था का आपका निर्माण करेगा लोक कल्याण के लिए। ठीक है, अनुच्छेद 39 की बात करें तो संसाधनों का उचित वितरण तथा समान कार्य के लिए समान वेतन आपका अनुच्छेद 39 में आ जाता है। ठीक है, पुरुषों एवं स्त्रियों को समान कार्य के लिए आपका समान वेतन दिया जाएगा। ठीक है, उनको मूलभूत जो आपकी उसकी मूलभूत जो ज़रूरतें हैं, जिन साधनों की उसको ज़रूरत है, ठीक है, मान लीजिए शिक्षा हो, कोई भी चीज़ हो, उचित संसाधनों का उसका वितरण किया जाएगा, ये अनुच्छेद 39 कहता है। ठीक है, अब ये देना ना देना ये राज्य के हाथ में है, जो संस्था है उसके हाथ में है, वो बाध्य नहीं है। ठीक है, कि भाई हम देंगे ही देंगे, आप कोर्ट चले जाए, मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, वो उसके हाथ में है। जैसे विधवा पेंशन है, राज्य कोई दे रहा है नहीं दे रहा है उसकी मर्जी है। ठीक है, एक तरीके से ये फैसला रह जाता है फिर राज्य के ऊपर। अनुच्छेद 39 का की बात करें तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, सभी लोगों को समान न्याय मिले
और निःशुल्क विधिक सहायता। आप देखते होंगे कोई भी आपका अगर किसी भी तरीके का आपके ऊपर मुकदमा वगैरह होता है तो आपको एक सरकारी वकील मिलता है सरकार की तरफ से, तो निःशुल्क विधिक सहायता आपकी प्रदान की जाएगी अनुच्छेद 39 का के अंतर्गत। आगे बात करेंगे अनुच्छेद 40 की, तो इसमें पंचायती राज का जिक्र किया गया है कि भारत में पंचायती राज्य का गठन करना राज्य की जिम्मेदारी है, यानी कि राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, लेकिन इसका जो डिटेल है वो आप भाग 11 में पढ़ेंगे डिटेल में कि किस तरीके से करना है, वो सब इसमें सिर्फ बताया गया है कि आपका पंचायती राज का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 41 में कुछ विशेष दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 41 में आपका बताया गया है कि बहुत से आपने देखे होंगे बुढ़ापे से ग्रसित हैं बहुत से लोग, जिस पर बुढ़ापा आता है, बीमारी है या बेरोजगार हैं, तो सभी लोगों को लोक सहायता दी जानी चाहिए। यानी कि बेरोजगार हैं तो उनको रोजगार के अवसर, बीमार हैं तो उनको स्वास्थ्य सुविधाएं, ठीक है, बुढ़ापा है तो उनके लिए कोई पेंशन वगैरह इस तरीके की सहायता दी जानी चाहिए, एक अनुच्छेद 41 कहता है। बात की जाए अनुच्छेद 42 की, तो कार्य की न्याय संगत व मानवीय दशाओं और प्रसूति सहायता का उपबंध। ठीक है, कोई कार्य ऐसा होना चाहिए जो न्याय संगत हो, ठीक है, मानवीय दशाओं को देखते हुए। इसके अलावा प्रसूति सहायता, मान लीजिए आपने देखा होगा सरकारी विभाग में कोई भी महिला अगर होती है, अगर वो गर्भवती होती है तो उसको छूट दी जाती है, उसको छुट्टी दी जाती है 6 से 7 माह की, और उस समय पर उसको जो भी सरकार द्वारा जो तनख्वाह है वो मिलती है बाकायदा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में ये सब नहीं है, सरकारी में तो होता है, ये सीधी सी बात है। तो जो प्रसूति सहायता का जो जिक्र है वो अनुच्छेद 42 में किया गया है। अनुच्छेद 43 की बात करें तो मजदूरों को निर्वाह मजदूरी, अनुच्छेद 43 में कहा गया, मान लीजिए आपके घर पर कोई मजदूर आया, ठीक है, उसने सुबह से लेकर शाम तक काम किया, आपने उसको 50 रुपये पकड़ाए, लेकिन बनते उसके कितने ज़्यादा बनते हैं, 500 रुपये बनते हैं। तो जो मजदूरी कर रहा है व्यक्ति, उसको निर्वाह के लिए मजदूरी अच्छी तरह से, यानी कि जिससे उसका गुजारा चल सके, ऐसी मजदूरी दी जाएगी, अनुच्छेद 43 कहता है। अनुच्छेद 44 में आपका समान सिविल संहिता है। 44 समझिए, समान सिविल संहिता क्या है, इसको यूसीसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूसीसी, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। आपने जैसे देखा होगा मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। हिंदुओं में जैसे मान लीजिए आपकी एक व्यक्ति 2 शादी नहीं कर सकता है जब तक कि पहले से उसका तलाक ना हुआ हो या कुछ इस तरीके, मतलब प्रावधान ही नहीं है हिंदुओं में 2 शादी का। लेकिन मुस्लिमों में क्या है? मुस्लिमों में है, मुस्लिम एक से ज़्यादा शादियाँ कर सकते हैं। तो ये दोनों धर्म में अलग अलग नियम हैं। ऐसे ही पूरे देश में एक समान सिविल संहिता, यानी कि पूरे देश में एक से नियम हो, उसका उल्लेख आपका अनुच्छेद 44 में किया गया है, जिसको कहते हैं यूसीसी। ठीक है, समान सिविल संहिता। ठीक है, पूरे देश में एक ही नियम चले, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि यूसीसी यानी समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में मौजूद है? तो अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 45 की बात करें तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा व स्वास्थ्य का उचित प्रबंधन। तो जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे होते हैं उनके लिए शिक्षा, ठीक है, मूलभूत जो शिक्षा होता है, आपने देखा होगा आंगनबाड़ी केंद्र वगैरह होते हैं तो वहाँ पर सरकार द्वारा उनको राशन वगैरह जो भी चीज़ें हैं शिक्षा के साथ साथ सब चीज़ें दी जाती हैं। स्वास्थ्य का उचित प्रबंधन, ठीक है, स्वास्थ्य का उचित प्रबंधन किया जाएगा। तो ये अनुच्छेद 45 में इसका जिक्र है। अनुच्छेद 46 की बात कर लें तो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए शिक्षा, आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक न्याय का प्रावधान। जो आपकी अनुसूचित जाति और जनजातियाँ हैं उनके लिए शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से उनको न्याय मिलना चाहिए, इस बात का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 46 में है। आगे हम बात करेंगे अनुच्छेद 47 की, तो मद्य निषेध, पोषण और स्वास्थ्य की व्यवस्था। अनुच्छेद 47 में आपके जो अनुच्छेद 47 में आपका जिक्र किया गया है जो मादक पदार्थ हैं, ठीक है, जो हानिकारक औषधियां हैं, ठीक है, जो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, मादक द्रव्यों और हानिकारक जो औषधियां होती हैं, जो नशीली दवाएं एक तरीके से, उनका निषेध करना होगा। ठीक है, ये आपका अनुच्छेद 47 में कहा गया है। और अच्छा पोषण, ठीक है, जिससे कि जीवन स्तर ऊंचा हो, यानी कि जीवन स्तर मजबूत हो, ठीक है, ये सभी चीज़ों का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 47 में किया गया है। अनुच्छेद 48 की बात कर लें तो कृषि पशुपालन का संगठन, ठीक है, अनुच्छेद 48 में जो दुधारू पशुओं के जो वध है उस पर रोक लगाने का कदम उठाएगा राज्य, अनुच्छेद 48 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 48 का की बात कर लें तो इसमें पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख किया गया है, यानी कि वन और जो वन्य जीव होते हैं उनकी रक्षा करने का काम करेगा आपका राज्य, ये 48 के में कहा गया है। अनुच्छेद 49 की बात कर लें तो इसमें राष्ट्रीय महत्व के स्मारक व स्थानों का संरक्षण। अनुच्छेद 49 में आपके जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं जो बहुत पुराने हैं, ठीक है, जो देश में बहुत ही जिनका महत्व है, जैसे मान लीजिए आपका जैसे आपके आ जाते हैं
इंडिया गेट है, ठीक है। इसके अलावा आपका लाल किला है, पुराने मंदिर हैं। ऐसे स्मारक जो कि पुराने हैं, प्राचीन हैं, धरोहर हैं भारत की, उनको उनका संरक्षण किया जाना चाहिए। ये आपका अनुच्छेद 49 कहता है, ठीक है। इनका संरक्षण आपके अनुच्छेद 49 में आता है। ये राज्य का कर्तव्य बनता है इनका संरक्षण करना। अनुच्छेद 50 की बात कर लें तो कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 50 आपका बताता है कि जो न्यायपालिका है और कार्यपालिका है, दोनों का जो विभाजन है वो अनुच्छेद 50 के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ऐसे याद कर सकते हैं, कार्यपालिका न्यायपालिका, तो विभाजन होगा तो 50-50 होगा, तो 50 अनुच्छेद, यानी कि अनुच्छेद 50 से आप याद कर सकते हैं। अनुच्छेद 51 की बात कर लें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का जो जिक्र है वो आपके अनुच्छेद 51 में किया गया है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि राष्ट्रों के बीच में आपका न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों का बना रहना चाहिए, ये आपका अनुच्छेद 51 में कहा गया है। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद हैं उनकी मध्यस्थता हो, यानी कि उनका निपटारा हो, इस तरीके के जितने भी जिक्र हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के जितने भी जिक्र हैं आपके अनुच्छेद 51 में किए गए हैं। तो ये है आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो 36 से 51 के बीच में है। हमने इनको एक एक करके पढ़ लिया है। अब इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको देखेंगे। ये जो वो प्रश्न है जो आपके कई बार एग्जाम से पूछे जा चुके हैं। बात करते हैं संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। भाग 3 की बात करें तो इसमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, ठीक है। भाग 2 में आपकी नागरिकता है और भाग 1 में आपका संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। तो भारत के जो कल्याणकारी राज्य होने का विचार किसमें पाया जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ये कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक हैं, तो 36 से 51 तक, ठीक है। क्या है आपके नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कितने अनुच्छेदों में निर्दिष्ट हैं। तो मैंने आपको बताया सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 36 से 51। भाग की बात कर ले तो भाग 4 में ये उल्लेखित हैं। किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व हमने किस देश से लिए हैं, तो अभी ये बताया वही प्रश्न आ गया। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। मौलिक अधिकारों की बात कर लें तो ये आपके अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं, जो कि भाग 3 में आते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ठीक है। नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बताना है। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या ये वाद योग्य है, तो नहीं है, ये वाद योग्य नहीं है, यानी कि उसको न्यायपालिका में नहीं ले जा सकता, ठीक है। न्यायपालिका में वाद से क्या मतलब है, वाद विवाद क्या होता है, किसी चीज़ पर बहस करना। अब पहले ही बता दिया गया कि ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, तो ये वाद योग्य नहीं है। क्या, तो नीति निर्देशक सिद्धांत आपके वाद योग्य नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जो आपका अनुच्छेद 40 है, मैंने आपको बताया अनुच्छेद 40 आपका ग्राम पंचायतों का गठन करने का निर्देश देता है किसी भी राज्य सरकार को, ठीक है। तो अनुच्छेद 40 में आपका ग्राम पंचायत है। अनुच्छेद 36 की बात कर लें तो अनुच्छेद 36 में आपका राज्य की परिभाषा का जिक्र था। अनुच्छेद 45 की बात कर रहे हैं तो अनुच्छेद 45 में आपका जो 6 वर्ष की आयु के जो बच्चे थे उनकी शिक्षा से संबंधित आपका है। अनुच्छेद 37 आपका बताता है, अनुच्छेद 37 आपका बताता है कि जो नीति निर्देशक तत्व है वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, इनको न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो समान कार्य के लिए जो समान वेतन है आपका वो अनुच्छेद 39 में दिया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 37 में मैंने आपको बताया ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। अनुच्छेद 38 की बात कर लें तो अनुच्छेद 38 में आपका राज्य लोक कल्याणकारी समाज की स्थापना करेगा, इस तरीके का जिक्र है। अनुच्छेद 40 में आपको मैंने बताया ग्राम पंचायत, क्या है, ग्राम पंचायत का जिक्र है। अगला प्रश्न है, प्रसूति सहायता का उपबंध किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रसूति सहायता आपका अनुच्छेद 42 में दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा 41 में आपका जो बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, इन सभी से जो है उनको लोक सहायता पाने का अधिकार आपका 41 में आ जाता है। 43 में आपका निर्वाह करने के लिए मजदूरी, पर्याप्त मजदूरी का जिक्र है। 44 में आपका यूसीसी का जिक्र है, ठीक है।
अगला प्रश्न है, समान सिविल संहिता यानी कि यूसीसी का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यूसीसी का उल्लेख आपका अनुच्छेद 44 में किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेदों का मिलान कीजिए। तो इनका मिलान करना है कि किससे संबंधित है। देखो 50 की बात करें तो 50 मैंने आपको बताया था 50-50, तो यानी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण 50 हो जाएगा। 51 में आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति आ जाता है। 48 में आपका कृषि पशुपालन का संगठन आ जाता है, ठीक है। और 39 का में आपका निःशुल्क विधिक सहायता आ जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेदों का मिलान करना है। ये मैंने क्वेश्चन दोनों खुद से ही बनाए हैं जिससे कि आपको थोड़े से अनुच्छेद याद हो जाए, ठीक है। 48 का की बात कर लें तो 48 का में आपका वन और वन से संबंधित जितना पर्यावरण संरक्षण है वो 48 का में आ जाता है। अनुच्छेद 49 की बात कर लें तो अनुच्छेद 49 में आपका राष्ट्रीय महत्व के जितने भी स्मारक हैं यानी कि राष्ट्रीय स्मारक संरक्षण आपका अनुच्छेद 49 में आ जाता है। 45 की बात कर लें तो 45 में आपका 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का व स्वास्थ्य का उपबंध अनुच्छेद 45 में आ जाता है। 36 में आपका राज्य की परिभाषा आ जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से महत्वपूर्ण संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए हैं, ठीक है। और आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए।